अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम्मा और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? सर यस सर। जी, ये कैमरा क्यों ऑन नहीं हो रहा है? मैं अभी रीजॉइन करता हूँ। कैमरा मेरे पास ऑन नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँच रही होगी।
आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। सर जी माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी मसला हो गया था जिसके सबब मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही थी। मैं अपने ब्राउज़र को फिर से रीस्टार्ट किया, उसके लिए थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। इस ताख़ीर के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। हेल्थ जर्नलिज़्म हमारे पर्चे का नाम है। उर्दू में हम इस पर्चे को सहाफ़त बराए सेहत का तर्जुमा करेंगे और यही इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे। सहाफ़त बराए सेहत की आज की क्लास में आप तलबा का खैर मक़दम करते हुए मैं दरअसल ये आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ कि किस तरीक़े से एक सहाफ़ी के अंदर वो कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, वो कौन सी दिलचस्पियाँ होनी चाहिए कि वो इस ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ़ कर सके। यकीनन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसके मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग भी करना है लेकिन एहतियात भी करना है। सहाफ़त बराए सेहत के जो पर्चे को हम पढ़ रहे हैं उस पर्चे के दूसरे यूनिट में एक आपका टॉपिक है। यकीनन जो हम अपनी इब्तिदाई क्लासों में जैसे आपको बता चुके हैं कि एलोपैथी का जो तरीक़ा इलाज है जिस पर कि ज़्यादातर फोकस किया जाता है, और दौरे हाजिर में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से बेशतर का जो इलाज है वो एलोपैथी के पास मौजूद है, या उसका वो दावा करते हैं, या इसके इलाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरीज़ों को शिफा देते हैं। तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी जुड़ी हुई है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ऐसे ही जब हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, वैक्सीन के ख़तरात क्या हैं, वैक्सीन को मंजूरी कब मिलती है, वैक्सीन का तर्जुमा हम उर्दू में करेंगे हिफाजती टीका, यानी वो टीका जो हिफाजत करता है बीमारियों से। वो टीका मखसूस बीमारियों के लिए दिया जाता है। चेचक, खसरा, पोलियो, अब कोरोना भी उसी फहरिस्त में आ गया है। कोरोना का जो मर्ज़ है जो वायरस से लाहिक होता है, ये ऐसे अमराज हैं जिनसे इलाज के लिए, जिनसे बचाव के लिए, और ये इलाज उस वक्त किया जाता है जबकि अभी मर्ज़ लाहिक नहीं होता है। और जैसे हिंदुस्तान की एक वैक्सीन है जिसको अभी WHO ने मंजूर नहीं किया है। आप लोग बता सकते हैं कौन सी वैक्सीन है जिसको लेके अभी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसकी भी मंजूरी मिल जाए? हिंदुस्तान में जी बताइए। स्पुतनिक भी। स्पुतनिक इंडियन मेड 2 वैक्सीन्स हैं, जिसमें से एक वैक्सीन को या इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली 2 वैक्सीन हैं जो आम हिंदुस्तानियों को अभी दी जा रही है। उसमें एक वैक्सीन ऐसी है जिसको अभी मुसल्लमा हैसियत नहीं मिली। वो वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड। कॉन्फिडेंट है आप? जी सर। और दूसरी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। कोविशील्ड को क्यों नहीं मिला? इतना जानकारी नहीं है। कुछ वीडियो में देखे थे कि अभी एक ही को मंजूरी मिली है। कौन सी, किसको मंजूरी मिली है? कोवैक्सीन। अकमल? कोविशील्ड को मिली है सर, कोवैक्सीन को नहीं मिली है। देख लीजिए, सवाल एक ही है, जवाब 2 तलबा अलग अलग दे रहे हैं। दुरुस्त जवाब कौन सा है? और कोई बता सकते हैं? कोविशील्ड वो वैक्सीन है जिसको WHO की मंजूरी है। दरअसल कोविशील्ड ही वैक्सीन वो वैक्सीन है जो बरतानिया में भी दी जा रही है,
और उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इंडियन हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना का है, उन्हीं की जानिब से ये तैयार की जा रही है और उसी टीके को, उसी वैक्सीन को हिंदुस्तान में कोविशील्ड के नाम से पेश किया गया है। कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो टीका है, हिफाजती टीका है, उसको अभी मंजूरी नहीं मिली। तो आप इन दोनों, मंजूरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, उसकी वजह यह है कि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे हुए, कैसे ये वैक्सीन डेवलप की गई। जो पैमाना है WHO का कि एक वैक्सीन को बनाने के बाद उसके तजुर्बात किए जाने चाहिए जानवरों पर, इंसानों पर, इस तरह मरहलेवार, जैसे हमने अपने पिछले सबक में और नोट्स में भी इस हवाले से डिस्कस किया है, तो नहीं मिले हैं। ये वजह है जिसकी वजह से कोवैक्सीन को अभी तक मुसल्लमा हैसियत नहीं मिली है। उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है उन लोगों पर जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में अब पासपोर्ट के साथ साथ वैक्सीन पासपोर्ट भी ज़रूरी करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि वो लोग, अभी तो फिलवक्त वो सिर्फ मेडिकल शोबे से जुड़े हुए लोगों को बाहर से अलाउ कर रहा है, यानी जिनकी वहाँ मुलाजिमत है और जो मेडिकल शोबे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी करार दिया गया कि वो सऊदी अरब में दाखिले से पहले वैक्सीन लगवा लें। तो उन्होंने भी सिर्फ कोविशील्ड को तस्लीम किया है, कोवैक्सीन को तस्लीम नहीं किया। तो इस तरीके से ये ट्रैवलिंग के लिए ये एक कंपलसरी चीज़ बनती जा रही है कि जो भी बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं वो इस हवाले से ख्याल रखना है उनको, इस हवाले से इस बात को यकीनी बनाना है कि वो वैक्सीन ले चुके हैं। इसके अलावा एक टूरिज़्म का भी एक नया रूप उभर कर सामने आया है। साबिक़ा सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स हैं और ख़ुद अमेरिका के लिए भी, अमेरिका में एक वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जानिब से। उस वैक्सीन के मुताल्लिक़ ये तरीक़ेकार है कि उसका सिर्फ एक ही डोज लेना काफ़ी माना गया है। तो अब हिंदुस्तान से जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत है, जिस तरीके से आवाम की बड़ी तादाद को अभी ये वैक्सीन दी जानी है और जिस रफ्तार से ये वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, और फिर जिस रफ्तार से उसकी तक़सीम का काम हो रहा है, उसके सबब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो पैसा रखते हैं, माली इस्तेताअत रखते हैं, वो बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो टूरिज़्म हो रहा है मेडिकल टूरिज़्म के हवाले से, कि आपको एक पैकेज दिया जा रहा है, और अमेरिका के हवाले से कहा गया है, टूर ऑपरेटर्स का जो ऐड है उसमें ये है कि ये वही लोग सफ़र कर सकते हैं जिनके पास अमेरिका का वीज़ा है या अमेरिका की शहरियत है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अमेरिकी शहरियत रख के भी हिंदुस्तान में है, वो लोग इस चीज़ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, या वो लोग जिनके पास अमेरिका में दाखिले का वीज़ा मौजूद है वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। क्या करना है उनको कि टूर ऑपरेटर या जो कोई ट्रैवल एजेंट है वो उनको वहाँ पर 90 दिन के ख़ियाम का पैकेज दे रहा है, 1 महीने के ख़ियाम का पैकेज है। उस पैकेज के दौरान उनको टूरिस्ट स्पॉट की सैर भी करवाई जाएगी, साथ में टीका भी दिलवाया जाएगा। ऐसे ही जो साबिक़ा रशियन जो स्टेट्स हैं वहाँ के लिए भी इस तरह का पैकेज सामने आया। ये बिल्कुल ही एक नया ट्रेंड है। अजीज़ तालिब, हम हमारी क्लास के असल मौजू की तरफ लौट आते हैं। हमारा जो मौजू है उस मौजू में हम बात कर रहे हैं कि एलोपैथी के सभी तरीक़े इलाज में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी उसके किसी न किसी सतह में मनफी असरात भी मौजूद हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में लाजिम बात है जब सबसे ज़्यादा इस चीज़ को, इस तरीक़े इलाज को इस्तेमाल किया जाता है, तो और जैसे मैं आप लोगों को बारहा बता रहा हूँ कि आप कोई भी मामूली सर दर्द की दवा भी जब आप उसकी स्ट्रिप, उसका पत्ता जब उठाएंगे तो उस पर लिखा होगा कि इस दवाई का गैर मामूली इस्तेमाल, ज़ायद मकदार में इस्तेमाल आपको, आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। अब जो असल मौजू है, क्या जो वैक्सीन हैं, जो हिफाजती टीके हैं, क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? और यही थोड़ा सा अब मौजूदा पस मंज़र में ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सेंसिटिव बन गया। तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ उस चीज़ को समझना है। इवन जो पोलियो की भी जो वैक्सीन है, या जितने बीमारियों के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, चेचक हो, खसरा हो, उसकी जो वैक्सीन दी जाती है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
लेकिन ये जो परसेंटेज है मनफी असरात का वो बहुत कम है। जितना फायदा होता है आबादी के बड़े तबके को पोलियो की वैक्सीन देके कि लोग उतनी बड़ी तादाद में जिस्मानी तौर पर माजूर होने से बच जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। क्यों? अगर उनको टीका नहीं दिया जाता तो शायद वो जिस्मानी तौर पर माजूर हो सकते हैं, और फिर उनकी जो माजूरी है वो उम्र भर की माजूरी होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसी बीमारी है वक्ती तौर पर आप माजूर, मतलब लकवा या फालिज का मानना है कि कुछ इलाज के बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा आप सेहतियाब, ऐसा नहीं है। पोलियो के मर्ज में तो इंसान, जब कोई फर्द, कोई बच्चा पोलियो का शिकार होता है तो यूँ समझ लीजिए उसको उस मर्ज के साथ, उस मर्ज से लाहक होने वाले जो असरात है उसके साथ बकिया सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो इस पस मंज़र में कितना उसमें फ़ायदा है कि पोलियो की दवा पिलाने से कितनी सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो महफूज होती है उस बीमारी से। अब ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और फिर पिछले 40-50 साल से जब ये हिफाजती टीकों का सिस्टम चल रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ी सी समझना है। जैसे रशियन जो वैक्सीन स्पुतनिक है, हिंदुस्तान में अभी जो दस्तयाब वैक्सीन है, 3 तरह की वैक्सीन मिल रही है। कोविशील्ड, जिसको इंटरनेशनली आलमी इदारों ने भी रिकग्नाइज किया है, कोविशील्ड। दूसरी है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के हवाले से ये मसला है कि इसको अभी आलमी सतह पर मंजूरी नहीं मिली है, बहुत जल्द हो सकता है मंजूरी मिल जाए। हुकूमत हिंद और जो हुकूमत के इदारे हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। तीसरी जो वैक्सीन है, तीसरा जो हिफाजती टीका है, वैक्सीन अंग्रेजी, उर्दू में हम उसको हिफाजती टीका कहेंगे। तो जो तीसरा जो हिफाजती टीका हिंदुस्तानी मार्केट में दस्तयाब है वो स्पुतनिक है। अजीज तालिब इल्मों, रशिया की जानिब से बनाया जाने वाला ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है, इस वैक्सीन के हवाले से ये बात मशहूर है कि इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। यानी वो दवाई जब मरीज को दी जानी है उस वक्त तक उसको एक ख़ास टेम्परेचर के साथ फ्रीज़र में रखना होता है, उसको एक ख़ास टेम्परेचर में महफूज रखना होता है। अब जब रशिया में ये वैक्सीन बन रही है तो रशिया से उसको हिंदुस्तान में इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से मंगवाने के लिए हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है रेड्डीज लेबोरेटरी, उन्होंने लाइसेंस लिया है। साथ ही आगे ये भी ऐलान किया है कि आगे चल के मुस्तकबिल करीब में ये जो रशियन वैक्सीन है वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर भी की जाएगी। अब इस वैक्सीन के हवाले से ये है कि जब ये रशिया में तैयार हो रही है फिलवक्त और उसको हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रशियन लैब से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब ये बनकर बाहर निकल रही है तो उस वक्त से लेकर और वैक्सीन किसी दवाखाने में, हेल्थ केयर सेंटर में किसी शख्स को दिए जाने तक ये जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने का भी हो सकता है। तो अब उसकी कंडीशन ये है कि उस दवाई को उसके अपने असली हालत में रखने के लिए इस सारे 1 महीने के दौरान कोल्ड स्टोरेज में रखना है उसको। एक खास फिक्स टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के साथ उस दवाई को, उस हिफाजती टीके को रखना है जब तक कि आप इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल करने के लिए आप उसको कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें जो खतरात हैं, खतरात ये हैं कि भाई रशिया से वो पहुंच गई हैदराबाद, अभी तक 2 बड़े बड़े कंसाइनमेंट आए हैं। हैदराबाद तो लाजिम बात है, जिस एरोप्लेन से ये ट्रांसपोर्ट किया गया है उसमें भी एयर कूल्ड जो बॉक्सेस हैं उनको इस्तेमाल किया गया। अब हैदराबाद एयरपोर्ट से ये वैक्सीन निकल कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक जाएगी, मुख्तलिफ दवाखानों तक पहुँचेगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो सिस्टम चाहिए वैक्सीन को लेकर, और बहुत सारी वैक्सीन ऐसी है जिनको एक खास टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करना होता है। आप देख लीजिए बहुत सारे फार्मेसीज पे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो फ्रीज़र में रखी जाती हैं, जो फ्रिज में रखी जाती हैं, क्योंकि उनकी असली हालत में उनको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उनका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। अब अगर किसी फार्मेसी की दुकान पर उसका फ्रीज़र ख़राब हो गया, उसका मतलब ये है कि उसमें जो महफूज की जाने वाली, उसमें स्टोर की जाने वाली जो दवा है वो भी ख़तरे से खाली नहीं। क्यों?
कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाए, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया। अब वो दवा आप फार्मेसी से ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद आपको उसके इस्तेमाल करने से उसके फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, तकरीबन एलोपैथी की हर दवा पर ये लिखा होता है, इसको सूरज की रोशनी से महफूज रखें, इसको बच्चों की रीत से महफूज रखें। बच्चे मालूम नहीं चीज उठा लिए मुंह में डाल लिए, उनके लिए वो खतरा हो सकता है, हालांकि वही दवा मरीज के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज क्या है, उसमें टेम्परेचर भी आमतौर पर अद्वियात पर जो दवाएं हम खरीदते हैं, जो मेडिसिन हम परचेज करते हैं, आइदर इंजेक्शन हो, टैबलेट हो या कैप्सूल हो, उन पर कहीं ना कहीं ये भी हिदायत होती है कि उसको मिनिमम कम से कम इतने टेम्परेचर में, या मैक्सिमम की भी लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर में इसको ना रखा जाए। क्यों? उससे उसकी जो फ़ायदा पहुंचाने वाली सलाहियत है, वो उसके जो इलाज करने की उसमें जो सलाहियत है, वो सलाहियत मुतासिर हो सकती है। तो हमारा मौजू है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन के जो हिफाजती टीके हैं उसके भी मुज़िर असरात होते हैं। अब ये मुज़िर असरात क्यों होते हैं? क्या दवाई के अंदर मुज़िर असरात होते हैं? दवाई तो इलाज के लिए, हिफाजती टीका तो हिफाजत के लिए बनाया गया, लेकिन उस टीके को जो सरकारी अस्पताल से दिया जाना है बच्चों को, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि आमतौर पर खबरें छपती है, वो गैर जिम्मेदारी का भी मुजाहरा है कि पोलियो का टीका देने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, बच्चों को टीका देने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि बाहर वो छोटी सी खबर होती है, बच्चों को टीका देने के बाद बच्चों की तबीयत का बिगड़ जाना, इस तरह की खबर लिखना बहुत सारे लोगों को टीकों से दूर कर सकता है। जब लोग टीकों से दूर होंगे, वैक्सीनेशन से दूर होंगे, इम्यूनाइजेशन से दूर होंगे, वो बीमारियों से उतने करीब होंगे। तो ये जो इफेक्ट होते हैं कैसे, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। 2 बरस पहले की बात, जबकि ये हमारे लिए पहला मौका था जब हमने हेल्थ जर्नलिज्म का जो पर्चा है यूनिसेफ के ताउन से बीए में जब इंट्रोड्यूस किया, तो उसी दौरान जब मैं बीए के बच्चों को ये पर्चा पढ़ा रहा था, एमए के बच्चों को पर्चा पढ़ा रहा था, शहर हैदराबाद से ही एक खबर आई। खबर में लिखा था कि उसमें बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, ANI न्यूज़ एजेंसी है, खबरें फराहम करने वाली एजेंसी, इदारा, उसके हवाले से लिखा था कि टीका अंदाजी के बाद तादाद लिखी, इतने बच्चों की मौत वाकई हो गई और इतने बच्चे इंजूर्ड हो गए। खबर में ऐसे ही लिखा था। टीका अंदाजी के बाद क्या फायरिंग का वाकया हुआ था जो इंजूर्ड होंगे बच्चे? मैं उसको तलाश करूंगा, मेरे पास यूनिवर्सिटी डेस्क पर मैं उसकी कटिंग भी निकाल कर रखा, चूंकि वो हमारा सब्जेक्ट भी है और उस मिसाल से हम समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत है जब रिपोर्ट करें आप चीज़ों को। तो उसमें तफसीलात, अच्छा, सुर्खी में लिखा हुआ है कि बच्चे इंजूर्ड हो गए, नीचे तफसील में कहीं भी नहीं लिखा है। तफसील में ये लिखा है कि शहर हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पोलियो की दवा पिलाने के बाद जिन बच्चों ने वहां से दवाई पी थी पोलियो की, उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसमें से एक बच्चे की मौत वाकई हो गई। बकिया बच्चों को भी दवाखाने से रुजू किया गया। तो अखबारात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्या लिखा कि भाई पोलियो की दवा पिलाने से ये हो गया। अगर वो जाते, अगर वो पूछते, अगर वो इन्वेस्टिगेट करते, अगर वो तहकीक करते तो पता चलता। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाद में ये बात सामने आई और फिर वो एक केस स्टडी बन गया जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्थ जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। हेल्थ जर्नलिज्म सहाफत बराए सेहत। तो अजीज तालिब, उसमें क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे जिन्होंने ये देखा है किसी अपने अजीज़ के या किसी बच्चे को जब वो अस्पताल हम ले जाते हैं टीका देने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर नहीं, मेडिकल स्टाफ, आमतौर पर डॉक्टर क्या करता है, टीका देने के बाद आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। अगर बच्चे को बुखार आता है, अगर बच्चे को टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये दवाई डालिएगा। वो पर्ची वहाँ पर भी जब वैक्सीनेशन हुआ तो उसके बाद दे दी गई। जो उनके बच्चों को साथ लाने वाले जो सरपरस्त थे
वो पर्ची लेकर उनको बाजू जो फार्मेसी का काउंटर था उस काउंटर पर जाना था। उसमें लिखी हुई है दवा, और वो दवा जो बच्चों को दी जाने वाली है, यानी बच्चों को जब बुखार आए तो उस वक्त वो दवा दी जानी चाहिए। फार्मेसी काउंटर पर जो बैठा शख्स था या जो वहां पर स्टाफ था, उन्होंने क्या किया, गलती से बच्चों को दी जाने वाली दवा अलग है, पीडियाट्रिक यूज, यानी बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं। एलोपैथी की दवा की यही चीज है कि उसमें आप बड़ी एहतियात करना जरूरी होता है। बुखार बच्चों को आए तो उनको दवाई अलग देते हैं, बुखार बड़ों को आए तो उनको दी जाने वाली दवा अलग होती है। अब फार्मेसी के स्टाफ ने वहां पर गलती ये की, उन्होंने बुखार की दवा डॉक्टर ने लिख दिया कि इनको देना है, बजाय बच्चों को बुखार होने के, मतलब ऐसी दवा जो पीडियाट्रिक यूज के लिए होना चाहिए, उसके बजाय उन्होंने बड़ों की दवा दे दी। यहाँ पर गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जो प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर ने लिखा था कि बुखार की दवाई देना है, और साथ में उसमें SOS लिख देते हैं, यानी बवक्त जरूरत, इन केस बुखार आए तो। टीका लेने के बाद जरूरी नहीं कि सबको बुखार आए, बाज लोगों को आ सकता है, बुखार आने की सूरत में ये दवाई लेना है। अब फार्मेसी के काउंटर पर जो बैठने वाला स्टाफ था, उन्होंने क्या किया, बुखार की दवाई दे दी, लेकिन वो दवाई बड़ों को दी जाने वाली थी। बड़ों को जब बुखार आ जाए उस वक्त दी जाने वाली दवा थी, वो दवा किसको दे दी गई? बच्चों को। और उस दिन जितने लोग 100 लोगों ने अगर टीका लिया था तो उसमें लाजिम बात है 20-30 लोग बच्चों को बुखार आया। बुखार आने की सूरत में उनके जो पेरेंट्स थे, जो बच्चों की माएँ थी या घर के बड़े थे, उन्होंने क्या किया, वो दवाई भी साथ मिली थी, सरकारी दवाखाना था, उन्होंने वो दवाई बच्चों को दे दी। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के ये बच्चे हैं, टीका लगा के घर लौटे हैं, टेम्परेचर चढ़ा है, घर वालों ने उस टेम्परेचर को देखकर उनको दवाई दे दी, वो दवाई बुखार की। लेकिन दवाई की गलती ये थी दवाई में कि वो दवा बड़ों को बुखार आने की शक्ल में दी जाने की दवा थी, वो दवा दे दी बच्चों को। उस वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई और एक बच्चे की मौत वाकई हो गई। लेकिन आप देखिए मीडिया ने, चूंकि लोग जानते नहीं, जो लोग हेल्थ जर्नलिज्म, सेहत बराए सहाफत नहीं पढ़ते हैं, तो बस उन्होंने क्या लिखा, भाई टीका दिए बच्चे को, बस टीका देने के बाद मौत वाकई हो गई एक बच्चे की। तो उन्होंने क्या लिखा, टीका देने से एक बच्चे की मौत और इतने बच्चों को तबीयत खराब होने पर दवाखाने से शरीक किया गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ये ANI जैसी न्यूज एजेंसी ने भी इसकी खबर जारी की, खबर रिपोर्ट हो गई। उसका नतीजा कि बहुत सारे लोग जो पहले ही रिजर्वेशन रखते हैं, पहले ही तरह तरह के खदशात में मुब्तला रहते हैं, ये हिफाजती टीका नहीं देना चाहिए, ये टीके जो हैं ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, इन टीकों के जरिए से गैर कौम मुसलमानों की नस्ल को ख़राब करना चाहती है, इस तरह तरह की सोचें रखते हैं। वो तो और इस चीज़ से दूर हो जाएंगे टीकों से। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत कम है, उसके मुकाबले में इस तरह की जो गैर, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखने वाला टीका है, समझ लीजिए अब जैसे रशियन जो टीका है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। अब वो टीका हैदराबाद की एक कंपनी ने बाहर से इंपोर्ट किया, अब हैदराबाद से वो टीका फर्ज कर लीजिए लखनऊ के लिए भेजा जा रहा है, यहाँ से फिर लखनऊ एयरलिफ्ट होगा। अब लखनऊ एयरपोर्ट पर तो टीके नहीं दिए जाएंगे, लाजिम बात है लखनऊ के किसी दवाखाने में या यूपी के किसी और डिस्ट्रिक्ट तक उनको पहुंचाना है। लखनऊ में ये टीके पहुंचने के बाद वहां से उन टीकों को लखनऊ के करीब किसी गांव देहात में पहुंचाना है। अब गांव देहात में पहुंचाने के लिए लाजिम बात है ट्रक इस्तेमाल होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कौन सा ट्रक इस्तेमाल होगा? वो ट्रक जिसमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो। एयरपोर्ट से वो ट्रक वो टीके ले लेकर, वो दवाई ले लेकर निकला है। आपको मालूम है हिंदुस्तान की सड़कें, हिंदुस्तानों का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रास्ते में ट्रक खराब हो गया, एक शक्ल ये हो सकती, रास्ते में ट्रक का जो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम है वो खराब हो गया, और फिर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो कंपनी ने ये चीज से अपने जो जिनका माल, जिनका सामान, जिनकी दवाई वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको इत्तला नहीं की, और उनको वैसे ही ले जाके उसको रास्ते में जब ट्रक खराब हो गया, कोल्ड स्टोरेज खराब हो गया, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ट्रक खराब होगा इसीलिए हम लेट हुए, और फिर आगे कहीं पर रिपेयर करके कोल्ड स्टोरेज को, भाई चंद घंटों के लिए कोल्ड स्टोरेज बंद होगा उसका, उसमें दवाई वैसे मौजूद है। अगर वो चीज़ वो कंपनी वालों को बता दे कि भाई हम जो सप्लाई करने का जो आपसे ऑर्डर लिए थे कि कोल्ड स्टोरेज में हमें आपको आपका सामान पहुंचाना है,
रास्ते में ख़राब हो गया तो शायद आप उनकी आमदनी बंद हो सकती है। तो बजाय इसके उस ऑपरेटर ने क्या किया, इत्तला नहीं दी। जब कंपनी से पूछा गया लेट क्यों हुआ, तो नहीं ट्रक खराब हुआ है। और ख़राब क्या हुआ था, कोल्ड स्टोरेज, उन्होंने उसको रिपेयर किया। लेकिन उस दौरान जो दवाई को नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गई। लेकिन वहां पर जब दी एंड पर दवाई पहुंच रही है तो वहां पर तो वो कोल्ड स्टोर में जब उतारा जा रहा है तो देखने के फिर वाकई कोल्ड है, लेकिन रास्ते में जो उसको डैमेज होना था हो गया। अब वहां पर वो दवाई जब इस्तेमाल होगी तो लाजिम बात है उसके एडवर्स इफेक्ट तो होंगे। तो जितने ओरिजिनली हिफाजती टीकों से जो खतरात होते हैं उससे ज्यादा जो खतरा है या जो गलतियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं, सिस्टम की गलतियां होती हैं, और उसका सारा मलबा वैक्सीनेशन के ऊपर आता है। तो इसमें आपको अगर इस तरह की कोई इत्तला मिलती है कि भाई हमारे जैसे बहुत सारे आजकल लोगों के आम खास हो गया है, भाई वो कोरोना वैक्सीन लगवाए थे उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई और फिर डेथ हो गई, तो आपको चेक करना है, उसके बाद रिपोर्ट करना है, क्योंकि पहले ही आबादी का बड़ा हिस्सा कोरोना की वैक्सीन लेने से डर रहा है। और फिर आप लोगों की जो एक्सरसाइज इस हवाले से भी एज ए वी फील इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस कि भाई ये वैक्सीन ली जानी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा दूसरा इलाज भी नहीं है। अब रहा सवाल कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, तो एक ही चीज़ है, दवाई एक ही है, लेकिन वो दवाई मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह से असरात होते हैं। बाद लोगों को समझिए आप एलर्जी होती है, किसी ख़ास दवाई से एलर्जी होती है, किसी ख़ास किस्म के जो बू आती है उससे एलर्जी होती है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें जो समझिए कि आप 10,000 में एक का मामला होता है, 1 लाख में समझिए बमुश्किल चंद लोगों का मामला होता है जिन पर इस तरह के वैक्सीनेशन के बाद एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मीडिया में जो कवरेज आ जाता है वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना अंदाज में रिपोर्टिंग का नतीजा होता है। जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक कर सवाल करूँगा, आप में से जितने लोग हमारे क्लास में मौजूद हैं, किसी जान पहचान वाले ने, किसी अजीज़ ने या आपके फैमिली में किसी फर्द ने कोरोना की वैक्सीन ली है जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो? जी सर, मेरा अंकल ली है। हाँ, तो अब अंकल आपके लिए हैं, तो क्या उनको वहाँ पर इस तरह का चुम्बक जो मैग्नेट होता है वो उनको चिपक रहा है, या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब लगाए तो वहाँ पर उसमें लाइट आ रही है? अभी एक ही डोज ली है, उनको तबीयत खराब हुआ था 1 दिन, फिर ठीक हो गया है। देखिए बुखार आना वो तो उसके चूंकि देखिए, लेकिन ये वाला सवाल बता दीजिए जो हम सोशल मीडिया पर देख चुके हैं कि मैग्नेट चिपकने लगा है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का हम बल्ब लगाते हैं तो वो रोशन हो रहा है, उसमें लाइट आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए से, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मैं आपको हैदराबाद की मिसाल दिया, ANI जैसी न्यूज़ एजेंसी है वो गलती है। अच्छा, उस ANI न्यूज़ एजेंसी के हवाले से जो दिलचस्प जो सब हेडलाइन थी उसमें इंजूर्ड लिखा हुआ था। अब वैक्सीन लेने से लोग इंजूर्ड कैसे होते हैं वो समझ से बिल्कुल बालातर था, और कई दिनों तक वो मौजूद भी था। 1 मिनट मैं सर्च भी कर लेता हूँ, अगर वो हो तो आपको, काफ़ी अरसे तक वो ऑनलाइन भी मौजूद था। तो यहाँ पर बात जो आप लोगों को बतलानी मकसूद है वो ये है कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी का काम है। ये मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो उसमें वो खबर अभी मौजूद है गूगल पर। ये NDTV की न्यूज़ है जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है हैदराबाद टॉडलर डाइज।
over 20 fall ill after vaccination। देखिए एनडीटीवी ने भी न्यूज दी, एनडीटीवी इतना जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, और उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया कि वो खुद इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पीटीआई की जानिब से ये चीज रिपोर्ट हो रही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये जो हेडलाइन है, ये वाकया हुआ था 8 मार्च 2019 को। तो हैदराबाद टॉडलर डाइज ओवर 20 फॉल इल आफ्टर वैक्सीनेशन। हालांकि इसकी असल सच्चाई क्या थी, वैक्सीनेशन के बाद बीमार नहीं हुए वो। वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर दवाई देता है कि बाज लोगों को, 100 लोगों को अगर वैक्सीन दी जा रही है, हिफाजती टीका जा रहा है, तो 20 लोगों को बुखार आ सकता है, गुंजाइश है। तो जो बुखार की जो दवाई है वो गलत दी गई। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए मीडिया ने किस तरीके से उसको कवरेज किया कि हैदराबाद टॉडलर डाइज ओवर 20 फॉल इल आफ्टर वैक्सीनेशन। अब आप ये देख लीजिए हिंदू अखबार, इतना बड़ा अखबार, उसका भी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बहुत बात करते। देखिए उसी खबर को क्या लिखा है आपको, इन्फेंट डाइज आवर्स आफ्टर टेकिंग पोलियो वैक्सीन। 17 other infants were given vaccine from same vial but none developed adverse effect। ये समझ रहे हैं कि ये इतने सारे लोगों ने इस चीज को, हिंदू जैसा अखबार है, और फिर इन्होंने यहाँ पर इनके स्टाफ रिपोर्टर से के जरिए से इस चीज को कवर किया था, लिखा भी है स्टाफ रिपोर्टर। अभी मैं वो देखना चाहूंगा कि जो एएनआई के हवाले से जो मैं बोल रहा था वो क्या मौजूद है। देखिए पूरे अखबारों ने वही लिखा, इंडिया टुडे जैसा जो इदारा है उसने भी लिखा टॉडलर डाइज, और इसमें से बेशतर लोगों ने, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें भी जो है सो उन्होंने यही लिखा है आफ्टर वैक्सीनेशन। मैं वो तलाश कर रहा हूँ एएनआई का जो आइटम था कि उन्होंने तो उसमें सुर्खी ही लगा दी के ये, मैं यहाँ पर खैर ये दूसरी चीज़ आ गई, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा, मवाद मिलेगा। जैसे जो आज की हमारी क्लास का भी मौजू है एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, उस मौजू पर भी बहुत सारा आपको यहाँ पर मवाद मिलेगा। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ सर्च करना है, तो मेन आप इसके होम पर चले जाइएगा, फिर वहाँ पर यहाँ पर इस तरह का जो सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें जब आप खिलेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर टाइप कर बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा सर्च को चेंज करना पड़ेगा हमारे सिलेबस में। जैसे है, मैं 1 मिनट सिलेबस में बताता हूँ जो टर्म हमने उसमें शामिल किया है। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसको आप यहाँ पर इसमें सर्च कीजिएगा, या गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, तो उससे आपको नहीं, इसमें नहीं बता रहा आपको। गूगल में आप सर्च करेंगे तो शायद उसका आपको देखिए कितने हैं, इवन पीपीटी भी अवेलेबल है।
ठीक है, WHO का ही है। हम थोड़ा सा उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको अगर सही से टाइप नहीं करते हैं तो इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एडवर्स इवेंट्स दिया है, हमने उसको इफेक्ट्स लिखा था, शायद उस वजह से वो सर्च नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो नाखुशगवार वाक़यात उन्होंने इवेंट्स दिया है, मतलब बजाय इफेक्ट के रास्त वैक्सीन के असरात के बजाय उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ओवरव्यू में लिखते हैं कि जितनी भी जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पर हिफाजती टीके के प्रोग्रामों के लिए, वो अगर सही इस्तेमाल की जाए, इस तरह के उन्होंने कि वैक्सीन को एज इट इज़ उनका जो प्रोटोकॉल है, उनकी जो हिदायत है उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाए तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। WHO की वेबसाइट पर जो मालूमात दस्तियाब है उसमें यही लिखा है। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि कोई भी वैक्सीन आज तक ऐसी नहीं बनी कि जिसके बिल्कुल या ही कोई रिस्क जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने लिखा है रिस्क जुड़ा हुआ नहीं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखी जाने वाली वैक्सीन है, अगर दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको सही से मेंटेन नहीं किया जाता है तो वही चीज़ जो हिफाजती टीके के तौर पर हम मरीजों को, बच्चों को, मुतासिरा लोगों को या लोगों को बीमारियों से महफूज रहने के लिए दे रहे हैं, वही खतरा भी बन सकता है। उसकी यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी। तो अब सबसे पहले जो 3 चीज़ें यहाँ पर WHO जो बताता है कि वैक्सीनेशन के बाद जो नाखुशगवार वाक़यात या जो गैर मामूली हालात पैदा होते हैं या कैफियत होती है, उसके लिए हमें ये चीज़ चेक करना है। नंबर 1 क्या कहते हैं कि व्हाट कॉज द रिएक्शन, कि वही टीका क्लास के अगर 10 बच्चों को दिया जा रहा है उसमें से 3 बच्चों में ही गैर मामूली चीज़ नोट हो रही है, तो क्या वजह है? तो ये है कि हर इंसान का जो जिस्म है वो यकसा सलाहियत नहीं रखता। बाज़ लोग, बाज़ मौसम उनके लिए साजगार होता है, मौसम बदलता है तो उनके लिए बिल्कुल नाखुशगवारी के असरात उनके अंदर देखे जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो चेक करनी है कि क्या ये जो रिएक्शन हुआ है या जो गैर मामूली कैफियत पैदा हुई है या बुखार आया है या तबीयत ख़राब हुई है, क्या वो वैक्सीन से रिलेटेड है या जिस शख्स को ये वैक्सीन दी गई वो पहले से किसी मर्ज में मुब्तला था, पहले से किसी चीज़ से मुतासिर था। और फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पर ये कहते हैं कि रिएक्शन जो हो रहा है वो मामूली है या संगीन नौइयत का है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तकरीबन 22 सफ़े के यहाँ पर ये मॉड्यूल ये बता रहा है। तो इसमें ये देखिए आप कि क्लासिफिकेशन उन्होंने दर्जाबंदी भी कर दी है। जो एडवर्स इफेक्ट है या एडवर्स उसके जो इवेंट्स होते हैं, नागहानी हालात जो वैक्सीनेशन के बाद पैदा होते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर किया ताकि वो समझ में आ जाए। जैसे हैदराबाद के हवाले से जो मैं मिसाल आप लोगों को दिया, तो यकीनन वहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद वो हालात बिगड़े हैं, तबीयत बच्चों की ख़राब हुई है, लेकिन वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। ये चीज़ ये क्लियर होना है। तो रिपोर्टिंग के दौरान जैसे हम हिंदू अखबार की भी आपको यहाँ पर कटिंग शेयर किए, स्क्रीन शेयर किए, NDTV का बताया, PTI ने भी दरअसल ऐसे ही रिपोर्ट किया, NDTV ने उसको एज इट इज कवर किया कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो है बच्चों की तबीयत खराब हुई। लेकिन एक जिम्मेदार सहाफ़ी जो सहाफ़त बराए सेहत का मौजू पढ़ा है, समझता है, वो एहतियात बरतेगा। ये कितना हसास मामला है, पहले ही लोग वैक्सीन को लेकर तरह तरह के खदशात से दो चार हैं। ऐसे में आपका ये कह देना कि भाई वैक्सीन लेने के बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई, वैक्सीन लेने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उससे पहले रिपोर्ट कीजिए। आप अगर हकीकत है बिल्कुल रिपोर्ट कीजिएगा, बट टेक एवरी केयर एट एवरी स्टेप के भाई वो आप साबित कर सकें जिससे कि हाँ वाकई ये जो असर है, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो मनफी असर है, ये जो सेहत पर पड़ने वाले मुज़िर असरात हैं वो वैक्सीन के सबब हैं। और ये देखिए ये ज़रूरी भी है, हर वैक्सीन जब मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे अभी कोवैक्सीन को लेकर जो WHO ने उसका अप्रूवल नहीं दिया है, तो क्या WHO जानना चाहता है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलोड और नॉट। इफ प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड देन इट इज ओके, they will allow, they will give certification.
तो क्यों प्रॉपर सर्टिफिकेशन के? अदरवाइज टुमारो पीपल मे नॉट बिलीव WHO without checking the proper certification of the procedure followed during the clinical trial. अगर वो चेक नहीं करेगा और सर्टिफिकेट दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है या कोई सरकार बोलती है, और फिर बाद में ये पता चले कि ये चीज़ फॉलो नहीं की गई और उसके फिर एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं या फिर इफेक्ट हो रहा है, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पे मुतासिर होगी। ऐसे ही सहाफ़ियों को भी चाहिए, जैसे अब ANI के हवाले से वो खबर सामने आई तो सबको मालूम हो गया, BA जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है वो भी जान गए कि भाई ANI जैसा हम टेलीविज़न पर देखते थे, ANI का माइक होता था, हम अखबारात में मैगजीन में पढ़ते थे, ANI ने रिपोर्ट किया, पता चला ANI भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। NDTV के हवाले से ये बात हम वो करते थे, NDTV बड़ा अच्छा इदारा, लेकिन जब वैक्सीन के हवाले से आया तो वहाँ पर भी उनसे भी चूक हो गई कि भाई आफ्टर वैक्सीनेशन लिखा है। अगर वो ठहर जाते, अगर वो पता लगाते तो शायद वो सही तरीके से रिपोर्ट करते, और फिर उसके नतीजे में क्या होता, उसके नतीजे में सही चीज़ रिपोर्ट होती और फिर लोगों में गलतफहमी नहीं फैलती। तो अजीज तालिब इल्मों, मुझे उम्मीद है कि आज हम जो वैक्सीन से होने वाले जो मुज़िर असरात हैं या वैक्सीन लेने के बाद जो पैदा होने वाले नाखुशगवार वाक़यात है, वो उस हवाले से बात की। आप सभी तलबा से मैं गुजारिश करूँगा कि आज का जो सवाल है वो ये लिख लीजिए कि जैसे मतलब हम करेक्शन कर लेते हैं उसको, कि हम एडवर्स इफेक्ट कह रहे थे, लेकिन WHO उसका जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी हिफाजती टीके। उसको कैसे लिखेंगे आप? एक तो अंग्रेजी की इस्तिलाह है एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI क्या है? अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब जो फर्स्ट सेक्शन हुआ करता था जहाँ पर आपको वन वर्ड आंसर देने होते थे, उसको अब जो एग्ज़ाम होने वाला है BA 6 सेमेस्टर का और MCJ 4 सेमेस्टर का, उसमें से वो हटा दिया गया है वो सेक्शन। अगर इस तरह का सेक्शन होता है तो एक सवाल ऐसे आ सकता है, AEFI का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। अब उसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन AEFI एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पर तफसील से रोशनी डालिए। हिफाजती टीके लेने के बाद पेश आने वाले नाखुशगवार हालात पर नोट लिखिए। ये आज का सवाल हुआ। आपको जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जो बुनियादी नज़रिया है वो मैं समझाया, कुछ चीज़ें मैंने WHO के रेफरेंस से समझाई, और फिर किस तरीके से गैर जिम्मेदारी का जब सहाफ़ी मुजाहरा करते हैं तो वो खबर गलत रिपोर्ट हो जाती है, उस हवाले से भी मैंने बात की। यहाँ पर मैं अपनी बात को रोकूंगा और वक्फा दूंगा अब आप तलबा के लिए कि आप में से अगर किसी का सवाल हो तो सवाल बताइए। बताइए। जी सर, मेरा ये सवाल है, कोवैक्सीन को लेके, जब कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई तो फिर कोवैक्सीन का टीका पड़ भी रहा है। आपकी आवाज़ थोड़ा सा साफ नहीं आ रही, माइक से थोड़ा करीब होकर बोलिए। सर मेरा ये सवाल है जी, कोवैक्सीन को रिलेटेड, जब कोवैक्सीन को सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो फिर अभी भी कोवैक्सीन तो पड़ रहे हैं लोगों को कोवैक्सीन का टीका। वो मिल जाएगी, मंजूरी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि हुकूमत हिंद ने उसको मंजूर किया है। तो जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना है उनके लिए दिक्कत हो रही है। जी सर। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर जाना चाह रहे हैं, जो लोग मेडिकल वीज़ा पर बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे सऊदी अरब की मिसाल दिया मैं कि सऊदी अरब ने अब अलाउ किया है उन लोगों को कि जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं सऊदी अरब, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगा कर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि कोविशील्ड हो, वो कोवैक्सीन नहीं। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो जब ट्रैवल की इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो वो ये वैक्सीन ले सकते हैं।
और इस पर बहुत सारा मवाद आपको गूगल पर मिलेगा, WHO के ज़रिए से भी जो लेटेस्ट अप टू डेट वो लोग उनके फेसबुक पेज पर, उनके व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए से वो जो मालूमात दे रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें और उससे इस्तेफादा करें। और कोई सवाल? मेहताब, कल मैं आपसे सारी क्लास में रिक्वेस्ट भी किया, आप यूट्यूब पर जाइए, आप रोल नंबर ऐड कीजिए, मगर आप कोई एडिशन नहीं हुआ उस पर। मैं सुबह चेक करा कि भाई शायद आप रात में उसको देखने के बाद अपना रोल नंबर ऐड करेंगे। सर बारिश, सर कल भर दिन लाइट नहीं थी, मेरे तरफ बारिश ज्यादा हो रही थी, इसलिए आज आई है सुबह में लाइट, इसलिए मसला ये था, बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था। और कोई सवाल? आज का सवाल भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि क्या सवाल है जिस पर आप लोगों को लिखना है। 2 स्क्रिप्ट आए हैं और मेरे हिसाब से अकमल आपने शेयर किया है, जबकि सादिया ने मुझे व्हाट्सअप किया है। सादिया की भी स्क्रिप्ट अच्छी है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट चांस था, हमने कहा था कि भाई अगर कल तक भी अगर पहले वाले जो असाइनमेंट है, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, हम उसको ट्रीट करेंगे। सभी स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लें कि हम उसको वाइल अवार्डिंग द मार्क्स, जो इंटरनल मार्क्स जो अवार्ड करने हैं ना, उसी वीडियो वाली एक्सरसाइज को हम जो है सो कंसिडर करेंगे। और चूँकि उसको कल फिर हम रिपीट किए थे, लेकिन किसी तरह का कोई दूसरा वीडियो हमें नहीं मिला, तो हम अब सेकेंड वीडियो जो ये कहीं ना कहीं प्रोमोशनल एक्टिविटी है, यू आर promoting Maulana Azad National Urdu University, you are propagating the information about Urdu University कि भाई yes, if anyone is interested in pursuing undergraduate course through Urdu medium, then Maulana Azad National Urdu University is a wonderful platform where they can enroll themselves in a professional course like BA JMC। इस तरह के कोर्स में दाखिला लेके आप तलबा भी मैदान सहाफ़त में आजमाई कर सकते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट थी, उन्होंने अकमल ने भी एडिट किया है, सादिया ने भी जो स्क्रिप्ट भेजी है वो बिल्कुल 30 सेकंड में आ जाना चाहिए कि भाई अगर आपका जो वीडियो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से अगर प्रोपोगेट हो जाए और उसमें अगर आप लिख देंगे फॉर फर्दर डिटेल्स, वो एडिटिंग आपने की थी अपने नाम के रोल नंबर की जिस तरीके से अकमल, अगर उस तरह से ये डिटेल्स उसमें ऐड हो जाए कि फॉर फर्दर डिटेल्स ये गेट इन टच विद आवर वेबसाइट, तो वेबसाइट पर सारे डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर देते हैं। मतलब आप बात कर रहे हैं लेकिन नीचे आप अगर वेबसाइट का एड्रेस भी दे देते हैं तो वो एक्सीलेंट प्रमोशनल वीडियो हो जाएगा। मैं उसको अपने फैकल्टी के ग्रुप में भी, पिछला वाला जो भी 8 लोग या जितने भी तलबा का था वो मैंने शेयर किया फैकल्टी के साथ, उसको जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी सराहा। तो ये जो प्रमोशनल जो वीडियो होगा आपका 30 सेकंड का, तो हो सकता है कि उसको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप मेंटेन करें, उस तरीके से लोगों तक बात पहुंच सकती है, या फिर शेयर करेंगे तो उस तरीके से बात पहुंच सकती है। बात पहुंचो ना पहुंचो, आपको अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल रहा है, आपको एक अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर से आप किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं वो आपका इम्तिहान होगा। कोई सवाल आप लोगों का नहीं है तो यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अकमल सर कौन सा ये स्क्रिप्ट फाइनल हुआ? अच्छा, कंपेयर नहीं किया मैं, सादिया ने जो भेजा था वो भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा, वोटिंग कीजिएगा। दूसरे लोग, मैं बेस्ट से बेस्ट की जो तलाश है वो चाह रहा था। आज क्लास में है सादिया? क्षमा, आपका पिछली बार भी है सादिया? नहीं है, 11 ही स्टूडेंट है। मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ उनका, तो देखिएगा। और कोई शहाबुद्दीन है? शहाबुद्दीन कहाँ हैं? आपकी उर्दू से तो हम इम्प्रेस हैं मगर आप लिख रहे नहीं। मैं उसको शेयर कर देता हूँ अभी, तो दोनों देख लीजिएगा। हो सकता है तीसरा कोई और बेहतर आ जाए तो आज उसको तय करके आप वीडियो के हवाले से काम शुरू कीजिएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में उन सभी को शामिल रखिएगा जो बीमारी से परेशान हैं।
कोरोना के सबब जो हालात ख़राब हुए हैं उस वजह से परेशान हैं, उन सबको भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, साथ ही अपना भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ सर।